यानी कि नींद नहीं आने की समस्या काफ़ी लोगों को होती है, जैसे कि ओल्ड पॉपुलेशन में ये बहुत कॉमन है, लेकिन आजकल आपको मिडिल एज ग्रुप में भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो कई बार लोगों का जो स्लीपिंग आवर्स होना चाहिए 7 टू 8 आवर्स का जो साइकिल होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे 2 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी नींद उन्हें आती नहीं है और उसके बाद में पूरी रात ऐसे ही चले जाते हैं, या फिर बिस्तर में कितनी भी देर तक वो लेटे रहे फिर भी उसको उनको नींद नहीं आती है। यदि आपको इस तरह की इंसोम्निया की प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि नींद नहीं आने की समस्या आपको हो रही है, यदि आपके मसल्स आप ट्विस्टिंग या जो है ट्रिमर्स, मसल्स ट्रिमर्स यदि आपको आ रहे हैं, जैसे कि कई बार लोगों को आंखें उनकी फड़कती रहती हैं, ये शुभ या अशुभ से भी लिंक करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये आपकी मैग्नीशियम की कमी से भी हो सकता है। मसल्स ट्विस्टिंग होना या ट्रिमर्स आना, ये भी दिक्कत जो है मैग्नीशियम की कमी से हो सकती है। नेक्स्ट टाइम यदि आपकी आंखें फटफटाती हैं तो आप अपने मैग्नीशियम लेवल, प्लाज्मा जो सीरम मैग्नीशियम लेवल होती हैं, ये ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। सेकेंड है, यदि आप पैरों में या जो हाथों में नमनेस आती है, माने कि सुन्नपना आता है, तो ये कहीं न कहीं बी12 या विटामिन डी की कमी से भी हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम की भी कमी यदि आपके शरीर में है, उससे भी ये दिक्कत आपको हो सकती है। नींद आपकी सही ढंग से नहीं हो रही है, या आपके मांसपेशियों में दर्द है, स्पेशली ये नेक और शोल्डर के एरिया में जो है आपको टेंशन फील होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको थकान रहती है, मेंटली फिजिकली आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है मैग्नीशियम की कमी भी दिखाता है। तो इन टॉप 10 फूड्स का यदि आप डेली इंटेक अपने खाने में रखते हैं, तो हो सकता है आपकी जो मैग्नीशियम की लेवल है जो कम हुई है, ब्लड सीरम लेवल जो आपका कम हुआ है मैग्नीशियम का ब्लड में, ये बढ़ सकता है। तो आर दी टॉप 10 फूड्स विच इज लोडेड विथ मैग्नीशियम। बिटर न्यूज विच इज आल्सो नोन एज खाने का पान, 447 mg, cashew nut 349 mg, garden cress seeds which is also known as halim seed 430 mg, walnut 302 mg, ginger 405 mg, jeera cumin seeds 475 mg, millet like jawar 171 mg and bajra 131 mg, lobia यानी ब्लैक आई बीन 210 mg, पिंक रेडिश 196 mg, मोतबीन यानी मटकी 225 mg, ब्लैक सोया 288 mg, अनियन स्टॉक 104 mg, लोटस स्टेम यानी कमल ककड़ी 168 mg, पोहा 101 mg, दलिया 144 mg। नेक्स्ट है कितनी मात्रा में मैग्नीशियम हर दिन आपको लेना चाहिए या जो है सेफ होता है। नेक्स्ट है किन लोगों को जो है मैग्नीशियम की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए वाइडली स्प्रेड मिनरल्स है, आपको जो हार्ड वाटर आप लेते हैं या आप जो मिनरल वाटर आप लेते हैं, उनमें आसानी से आपको जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसका हाफ एंड उसके आगे भी आपको जो है इसका रिक्वायरमेंट मिल जाता है। सो आप यदि हार्ड वाटर आप पी रहे हैं या मिनरल वाटर आप पी रहे हैं तो बहुत अनकॉमन है कि आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। सेकेंड है, यदि आप बहुत दिनों से आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ऐसे में आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। थर्ड है, यदि आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ में यदि आपका डायबिटीज़ एसिडोसिस है, आपके बॉडी में कंडीशन है, तब ये दिक्कत हो सकती है कि आपको ट्रूली मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। सेकेंडली ब्लड सीरम लेवल में यदि आपके हाइपोकैलेमिया की स्टेट दिख रही है, तभी आपका मैग्नीशियम लेवल डिप्लेटेड हो सकता है, या पीटीएच जो है काफ़ी इंक्रीज दिख रहा है, तभी आपको मैग्नीशियम की लेवल आपकी बॉडी में कम हो सकती हैं। या उन लोगों के लिए बहुत कम हो सकता है जिनके खाने में मैग्नीशियम का लेवल काफ़ी या मैग्नीशियम रिच फूड का सेवन वो काफ़ी कम कर रहे थे। यदि आपकी हार्ट बीट जो है, जिसे अरिथमिया कहा जाता है, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट आपके बॉडी में दिख रहे हैं, जो कि इस तरह का यदि कंडीशन बॉडी में रहता है तो ये बाद में हार्ट डिसीज का भी एक कारण बन सकता है। तो आपको अरिथमिया है, ये भी सिचुएशन जो है मैग्नीशियम की कमी से मैग्नीशियम की कमी लिंक करता है, या इसके मोस्ट कॉमन साइन होता है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस बाकी अदर सिचुएशन में आ सकता है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है या अदर इस तरह का कोई इशू है उसमें भी हो सकता है, लेकिन सीवियर यदि आपके बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, हो रही है, तो मसल वीकनेस भी एक वन ऑफ द साइन है। दूसरी बात में यदि सीजर्स आ रहे हैं या समटाइम्स बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी
मैग्नीशियम की बॉडी में हो रही हैं, जैसे कि वोमिटिंग है या डायरिया होता है उस टाइम, या आप बहुत ज़्यादा डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायलिसिस पे आप हैं, तो मैग्नीशियम की कमी या मैग्नीशियम लेवल डिप्लेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोमा जैसी सिचुएशन भी हो सकते हैं या हार्ट डिसीज़ भी हो सकता है। अब हार्ट डिसीज़ के केस में मतलब किस तरह से मैग्नीशियम की कमी हार्ट डिसीज़ बना सकती हैं या किस तरह से हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि हम क्लियर कट इंडिकेशंस की बात करें कि मैग्नीशियम की लेवल जब कम होती है, डिप्लेट होती है बॉडी में, तो उसका क्लियर कट क्या इंडिकेशन होता है। फर्स्ट इज की मसल वीकनेस होता है, सेकंड है कि टिटैनी या नमनेस है, या आपको सीजर्स आ रहे हैं, अटैक्सिया हो रहा है, या आपको उदासी या डिप्रेस फील हो रहा है, ये भी लिंक होता है मैग्नीशियम की कमी से। अब जब लेबोरेटरीज जो वैल्यूज आती हैं उसके बेसिस पे, या डॉक्टर के पास यदि कभी हार्ट बर्न होता है, या जो ओल्डर एज में पर्टिकुलरली चेस्ट पेन आपको यदि आता है, उस टाइम यदि आपने ईसीजी किया हो और ईसीजी में यदि इस तरह की फाइंडिंग्स मिल रही हैं, मियाज या प्रोलॉन्ग क्यूटी और पीआर इंटरवल वाइड आ रहा है, क्यूआरएस है, या पीक टी वेव आ रहा है, यस्टी डिप्रेशन आ रहा है, ये भी साइन माना जाता है मैग्नीशियम की कमी का। और सम टाइम या कॉमनली हम कहेंगे मैग्नीशियम की जो कमी है कभी सिम्टम वाइज क्लियरली हम माइल्ड केस में हम सीन नहीं कर सकते हैं। मॉडरेट या सीवियर डिफिशिएंसी जब आ रही है तभी आपको लेबोरेटरी वैल्यूज हैं या ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, या आपको सीवियर वीकनेस फील होगा, या सीजर्स या अटैक्सिया है, या आपको कोमा जैसे सिचुएशन भी बन सकती हैं। तो ये सीवियर डेफिशिएंसी के इसमें जैसे कि डायलिसिस पे पेशेंट होता है, या रीनल या लिवर सिरोसिस की कंडीशन है, या सीवियर जो है इनका इनटेक नहीं हो पाएगा, इस तरह की बॉडी की कंडीशन बन चुकी है, उस केस में यदि सीवियर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो कोमा जैसे सिचुएशन भी संभव होती है। तो कॉजेज़ क्या फाइंड आउट करते हैं, जैसे पर्टिकुलरली ये जो है मैग्नीशियम की कमी आना संभव नहीं है, क्योंकि हर इसमें जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ मात्रा में मैग्नीशियम होता ही है। और यानी कि किडनी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम की वजह से जो है मैग्नीशियम की कमी हो सकती है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम एक्सपांशन हो रहा है, या ऑस्मेटिक डायूरेसिस हो रही है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है, या आप जैसे डायूरेटिक ड्रग्स है जैसे थायोजाइड से, या लूप डायूरेटिक से अल्कोहल आप लेते हैं, या सिस्प्लेटिन है, इस तरह के जो डायूरेटिक्स ड्रग यदि आप लेते हैं इसकी वजह से भी आपको मैग्नीशियम की कमी होने की संभावना है। या आपने हाल फिलहाल में रीनल ट्रांसप्लांट किया है, या आपको हंग्री बोन सिंड्रोम है, या आपके बॉडी में हाइपर कैलेसीमिया हो रहा है, एनी कॉज किसी भी वजह से यदि हाइपर कैलेसीमिया आपको हो रहा है, या रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन हो रहा है, तो ये जो कॉजेस थे ये किडनी से रिलेटेड जो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपकी बॉडी में है या आप फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको मैग्नीशियम की लेवल आपके शरीर में डिप्लेटेड हो सकती है। ऐसे में इन टॉप 10 चीज़ों का सेवन आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, और पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, क्योंकि यदि एक ही सिंगल प्रॉब्लम है तो इनसे आप सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। वेरएस यदि आपको मल्टीपल प्रॉब्लम है तो कुछ चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन करना बेहतर होता है, तो बेहतर है आप किसी डाइटिशियन से जाके अपना डाइट प्लान जरूर बनवाएं। नेक्स्ट है यदि जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आपको मैग्नीशियम की कमी आ सकती है। ये दिक्कत होती है यदि रीनल डिसीज में या किडनी डिसीज आप इस तरह का प्रॉब्लम यदि आप फेस कर रहे हैं किडनी से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। लेकिन यदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि पेट से रिलेटेड या अंदरूनी जो पेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसके थ्रू आपको कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, ये कौन सी वजह हो सकती है। सबसे पहला वजह है कि आपको बहुत लंबे समय से आप डायरिया फेस कर रहे हैं, या वोमिटिंग हो रही है, सीवियर प्रोलॉन्ग वोमिटिंग या डायरिया, ये वन ऑफ द कॉज होता है मैग्नीशियम डिप्लेशन का। दूसरा यदि शॉर्ट बॉल सिंड्रोम है, इंटेरोक्यूटानस फिस्टूली है, नासोगैस्ट्रिक सक्शन या लॉन्ग टर्म प्राइमरी इंटेस्टाइनल हाइपोमैग्नीसिया, माल न्यूट्रिशन है, सीवियर पैंक्रियाटाइटिस है, या एक्यूट प्रीमैच्योरिटी है, ऐसे केस में जो है मैग्नीशियम की लेवल काफ़ी ज़्यादा डिप्लेटेड होती है। तो इन रखिए मैग्नीशियम की कमी किन लोगों को हो सकती है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज जिसमें कि स्पेशली एसिडोसिस है, डायबिटीज एसिडोसिस की सिचुएशन बॉडी में है, या बहुत लंबे समय से आप अल्कोहल लेते हैं, या आपको रीनल प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस किए, इस तरह का प्रॉब्लम यदि आप फेस कर रहे हैं, या ओल्डर एज है, या आपके खाने में ही मैग्नीशियम की कमी बहुत चल रही है, उन्हीं लोगों को जो है मैग्नीशियम की सिम्टम्स या मैग्नीशियम की डिप्लेटेड लेयर से इस तरह के सिम्टम्स आप देख सकते हैं।
इवन दैट माइल्ड लेवल में यदि आपको हाइपोमैग्नेसीमिया है, फिर भी वो दिक्कत देने दायक ही होता है। जैसे कि पर्टिकुलरली ये क्या करेगा, पीटीएच हार्मोन का जब सिक्रेशन है इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसके चलते कैल्शियम जो लेवल होती है, कैल्शियम मोबिलाइजेशन कम हो जाता है बोन में से, ये लीच आउट हो जाता है, कैल्शियम का फ्लो कम जो हो जाता है, कैल्शियम फ्लक्स लोअर हो जाता है। ड्यू टू दैट कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया की सिचुएशन भी बन जाती है, साथ साथ मैग्नीशियम के साथ। इवन दैट प्रोलॉन्ग मैग्नीशियम की कमी आपको कार्डियक हेल्थ भी आपकी खराब कर सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत उन लोगों को आती है जो कि एल्डरली है और मेल है, उनमें हाइपोमैग्नेसीमिया की जो कंडीशन है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। हाँ, आखिर हमें मैग्नीशियम डेली बेसिस पे लेना ज़रूरी होता है। किडनी जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है, बॉडी में से इम्प्योरिटीज़ एक्सक्रीट करने का काम करता है, उसी तरह जो है ये जो भी हम थायमिन लेते हैं या वाइटामिन्स लेते हैं या कुछ मिनरल्स लेते हैं, डेली बेसिस पे इसका लॉस होता रहता है बाय यूरिन। यूरिन के थ्रू जो है शरीर से मिनरल्स या वाइटामिन्स का लॉसेज जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनका लॉस होना लगातार देखा जाता है। ऐसे में जो हमारा मैग्नीशियम है, इसका भी लॉसेस होता रहता है यूरिन के थ्रू। इसीलिए जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, तो यूरिन एग्जामिनेशन से देख पाते हैं कि आपकी बॉडी में से कितना यूरिन जो है यूरिन जो है मैग्नीशियम एक्सक्रीट कर रहा है, उसके बेसिस पे भी वो। और लेकिन इसके साथ में यदि आप डाइटरी इनटेक कितना ले रहे हैं, ये दो एग्जैक्ट वैल्यू यदि आपको पता हो रही है, तो ही ये यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होता है मैग्नीशियम का, वो इंपॉर्टेंस रखता है। अदरवाइज सीवियर लेवल के मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो पेशेंट को किस तरह से क्लिनिकल लेवल में हम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, यदि इसकी एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो दो तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट वे है इसका एब्जॉर्प्शन का नॉन सेचुरेबल पैसिव पैरासेलुलर डिफ्यूजन जो कि 90% है। सेकेंड है सेचुरेबल एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि 10% है। पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड होता है इन द रेयर एटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर प्राइमरी हाइपोमैग्नेसीमिया एसोसिएट डिटेक्ट इन द टाइट जंक्शन प्रोटीन कॉल्ड पैरासेलियम 1 PCL-N1 और क्लाउडिन यानी कि 16। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैग्नीशियम इज मेडिटेड बाय मेंबर ऑफ द cation channel TRP family TRPM6 and mutation in this protein are found in the inherited disorder of hypomagnesemia with a secondary hypocalcemia. The TRPM6 transporter is located apically in all parts of the intestine and in cell of the distal renal tubule. A portion of the magnesium is absorbed in the colon by a mechanism as it uncertain but probably involved TRPM6/7. Absorption varies from near about 60% to 70% of ingested magnesium and depending on how much magnesium is presented to your gut. At the usual intake level 300 mg per day, absorption is maximum 30% to 50%, and active magnesium absorption is more readily detected in a magnesium deficient state concentration. The effect of 125 dihydroxy vitamin D on magnesium absorption is very small and is probably related to changes in the calcium or phosphorus uptake. And magnesium ingested in medicinal form जैसे oxide, hydroxide, chloride, citrate poorly soluble and is not absorbed to a great extent. However, the laxative action of MgSO4 has been attributed to particular treatment for hypomagnesemia. Is the choice of oral or parenteral magnesium depend on the severity of depletion, and the extent of depletion cannot be predicted by laboratory findings but may be as high as 1-2 millimole per day per kg of body weight. And however, acute magnesium infusion decreases magnesium absorption in the loop of Henle. So much of the infused parenteral magnesium is excreted. Thus, oral replacement is preferred if the clinical presentation allow. The problem with oral therapy is that mostly of the salt of magnesium are only poorly soluble. So parenteral, if a moderate or severe deficiency, should be treated parenterally, especially if tetany or ventricular arrhythmias are present with 4 to 8 millimole given as a IV loading dose. 8 millimole is continuous in a 1 gram of hepatohydrate magnesium sulfate and followed by the 25 millimole per day thereafter until the plasma magnesium is above zero point 0.4 millimole per day per liter. In patient with a normal renal function, up to 20 millimole can be infused IV over 3 hours in a 5% dextrose or 0.9% normal saline solution. If
deficiency is severe, magnesium sulfate is incompatible with a soluble phosphate and with alkaline carbonates and bicarbonates. Expect in a diluted solution for mild deficiency, 1 gram can be given intramuscularly every 6 hours for a total or four doses. And what about the oral intake of magnesium? See, magnesium oxide is a commonly used, but it is poorly soluble and can act as a cathartic. And magnesium gluconate is preferred because it is more soluble and it is available in a palatable liquid form. And this large number of tablets can be avoided for long-term therapy. And magnesium chloride is absorbed poorly, less well than magnesium acetate or dietary magnesium from nuts, and should not be relied on for replacement therapy. And magnesium salt can decrease the absorption of some drugs such as aminoquinolinase and digoxin and nitrofurantoins and penicillamine and tetracyclines. And calcium supplementation of more than 2.6 gram per day can lead to negative magnesium balance. When malabsorption requires supplementation with both calcium and magnesium. And hypermagnesemia does not usually develop until the GRF level 13 per minute in a renal failure, and magnesium excretion related to the GRF is lower than expected from the plasma level. This plasma level can rise rapidly at level of 3 to 5 milliequivalent per liter, and symptoms included nausea, vomiting, cutaneous vasodilation, and the hypertension at higher level like 5 to 9 milliequivalent per liter, drowsiness, hyporeflexemia and muscular weakness occur, and about 10 equilibrium respiratory arrest is noted, and along with the prolongation of the QTC interval and atrioventricular block. The therapy of hypermagnesemia. Like a therapy of hypermagnesemia involve the withdrawal of any oral or parenteral magnesium compound, hemodialysis or peritoneal dialysis if a renal failure is the cause, and or infusion of calcium to compare with the magnesium on the cellular level. Usually calcium infusion, 1 gram of calcium gluconate IV is not required except for those patients who are critically ill. Is the exact normal values for magnesium? See, normal person, the plasma level varies from 1.5 to 1.8 milliequivalent per liter, like a 0.75 to 0.9 millimole per liter. But this value does not necessarily reflect cellular concentration, and severity to 80% of magnesium exists in a ionic form and the rest is protein bounded. So, common presenting features are lethargy, depression, muscle weakness, depressed tendon reflexes, atrial fibrillation, refractory to decoxing therapy, and ventricular irritability. And sudden death may be occurred. Chronic fatigue syndrome improves with the intramuscular magnesium sulfate every week for 6 weeks. Patient with severe heart failure treated with long-term diuretics may show low serum sodium, but on muscle biopsy they have high sodium and low potassium and magnesium tissue level. And magnesium deficiency produce some sodium accumulation in the cell and cause loss of potassium out of the cell. This cannot be corrected by potassium supplement alone unless magnesium is also administered. Infusion of 720 in 29 mg intravenous magnesium sulfate in a 5.5% glucose over 12 hours result in increased volume of urine and increased urinary sodium excretion. The magnesium sulfate supplement add in the treatment of resistant edema in those on long-term diuretics for congenital heart failure, where potassium deficiency is seen with a magnesium deficiency in about 40% of patients. Question is arising why magnesium deficiency occurs. See, first is deficient intake, usually with a prolonged starvation and during intravenous feeding without magnesium. Second is alimentary loss of magnesium as an vomiting, ileostomy dysfunction and intestinal fistulae. Third is urinary loss of magnesium with prolonged diuretic therapy, especially in the presence of low dietary magnesium, soft water supply and high alcohol intake. Fourth is primary hyperthyroidism, like reabsorption of magnesium from the bone with increased urinary excretion may result in negative magnesium balance. This can be restored to normal after parathyroidectomy. Parathyroidectomy. However, the deposition of the magnesium in the bone during the post-operative period leads to clinical manifestation due to the low serum magnesium. Malabsorption after massive bowel resection in a malabsorption syndrome and regional Crohn's disease. Diabetic acidosis is associated with a rise serum level of magnesium, but with the insulin therapy, the serum level decrease markedly change.
Low serum magnesium may also noted in toxemia of pregnancy with excessive lactation and in protein calorie malnutrition. Lastly, cisplatin chemotherapy for cancer. These are the causes of deficiency of magnesium. And see, the main intracellular element are potassium, magnesium, and phosphate. And deficiency of all three usually arise together, and thus confusing the clinical picture also. And low serum magnesium should be suspected in hospital. At the last, balanced food and good nutrition prevent the magnesium deficiency, which